दोस्तों, आजकल इस देश में एक खतरनाक बहस छिड़ी हुई है और वो है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बीच। पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य अब ये सोचने लगे हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ वापस चले जाना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी गलती शायद ही कोई होगी, क्योंकि अगर ये स्कीम फिर से लागू हो जाती है तो हो सकता है ये काफी हद तक हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर दे। सुनने में शायद ये इतनी बड़ी बात न लगे, लेकिन क्यों है ये पेंशन स्कीम इतनी खतरनाक और क्यों इसे हटाया गया था, आज यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले जान लेते हैं ये दोनों स्कीम्स हैं क्या। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस काफी सिंपल थी। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त जो उसकी सैलरी थी उसका 50% हिस्सा हर महीने रिटायरमेंट के बाद उसे मिलता रहेगा। लेकिन फिर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को समझ आया कि ये पेंशन स्कीम किस तरह भारत सरकार के खजाने खाली कर रही है, और इसके बाद एक नई स्कीम लगाई गई जिसे हम न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस कहते हैं। एनपीएस के तहत एक पेंशन फंड बनाया जाएगा जिसमें हर महीने उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी का 10% हिस्सा जमा किया जाएगा और फिर 10% ही हिस्सा सरकार उसमें ऐड करेगी। इसे बाद में 14% कर दिया गया था, यानी अब एम्प्लॉयज 10% देगा और सरकार 14%। और इस रिफंड को अब एक फंड मैनेजर द्वारा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि इस पर रिटर्न मिलता रहे। इसका फायदा ये था कि जब रिटायरमेंट के बाद महंगाई बढ़ चुकी होगी तो ये फंड भी बढ़ चुका होगा। इसके बाद इसका 60% हिस्सा रिटायर होते तुरंत मिल जाएगा और बाकी 40% अभी भी सरकार के पास रहेगा और हर महीने आपको इसका कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। अब समझते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों खतरनाक है। आज के समय में ब्राजील के अंदर इसी तरह की स्कीम्स लागू हैं और आपको पता है कि वहाँ की जीडीपी का 12 से 13% हिस्सा सिर्फ इस पेंशन के भुगतान में ही खर्च हो जाता है। अगर भारत के केस में इसे समझना है तो आप पहले ये देखिए कि भारत में सरकार को जो टैक्स मिलता है वो जीडीपी का 16% है, और अगर इस 16% में से 12 से 13% सिर्फ पेंशन पाने वालों को दे देंगे तो क्या ये फेयर है। इस समय हमारी पूरी जनसंख्या के लगभग 4% लोग ही कोई न कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं। क्या 4% लोगों को देश की जीडीपी का 13% हिस्सा डायरेक्टली मिल जाना चाहिए। अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल लें, जहाँ पर सरकार ओपीएस लाने के लिए बड़ी एक्साइटेड दिख रही है, वहाँ पर 10 लाख फैमिलीज हैं जहाँ पर कोई न कोई सरकारी नौकरी में है। लेकिन राजस्थान में 1.6 करोड़ परिवार हैं, यानी कि उनकी पूरी जनसंख्या में से 6% लोग सरकारी नौकरी वाले हैं। यही राजस्थान सरकार हर साल सिर्फ सैलरी और पेंशन देने में 83,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें से 60,000 करोड़ उनकी सैलरीज हैं और 23,000 करोड़ पेंशन का पैसा है। अब ये सुनिए कि जो 83,000 करोड़ वो दे रहे हैं वो राजस्थान के टोटल रेवेन्यू का 56% हिस्सा है। जी हाँ, 56, और इसमें अभी सेंटर से मिलने वाले जीएसटी को नहीं जोड़ा गया है। लेकिन 6% फैमिली को क्या कोई स्टेट का 56% दे सकता है, और ये भी तब है जब अभी एनपीएस लागू है। अगर 6% लोगों को स्टेट के रेवेन्यू में 56% शेयर मिल रहा है तो बाकी 94% के लिए सिर्फ 44% रेवेन्यू ही बचता है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरा राजस्थान बस सरकारी एम्प्लॉयज के बिल भरने के लिए ही काम कर रहा है। एनपीएस भी 2003 के बाद लागू होना शुरू हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय 2003 से पहले रिटायर हुआ था उसे अभी भी ओपीएस के हिसाब से ही पेंशन मिल रही है। ओपीएस के हिसाब से ये बिल्स इतने ज्यादा बड़े बन गए थे कि जब 2005 में से फाइनली लागू किया गया तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के अलावा बाकी सारे 27 राज्यों ने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। अब आते हैं दूसरे पहलू पर कि ये सारा पैसा आएगा कहां से। अगर ओपीएस फिर से देश में लागू हो जाती है तो इसका मतलब है कि अभी जो सरकार 14% खर्च कर रही है उसे वो खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये लोग रिटायर होंगे, मान लीजिए अगले 10, 20, 30 सालों में, तब जो जनरेशन उस वक्त काम कर रही होगी उनके टैक्सेस से इस पैसे का भुगतान किया जाएगा। अगर पैसे कम पड़ गए तो देश में टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, सभी चीजें महंगी करनी पड़ेंगी। हेल्थ और एजुकेशन से लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो ओपीएस लागू करने का मतलब है आने वाली जनरेशन से पैसा उधार मांगना। इस वक्त एनपीएस के जरिए सरकार इस साल के अंत तक 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देगी, और ये एनपीएस के लिए आंकड़ा है। अगर ओपीएस लागू हो जाए तो ये नंबर काफी हद तक बढ़ जाएगा, क्योंकि तब आप 14% नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी का 50% से रहे होंगे और उसमें एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब आपको एक और आंकड़ा बताते हैं।
जो आपको इसके खिलाफ होने के लिए और ज्यादा कन्विंस कर दे। भारत सरकार के कुछ कमिटेड खर्च होते हैं जिनमें 3 चीजें होती हैं, सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट, जो कि सरकार अपने लोन पर चुकाती है। सिर्फ 3 चीजों पर आज भारत सरकार अपना 60% रेवेन्यू खर्च कर देती है। जी हाँ, 60%, यानी कि 60% रेवेन्यू सिर्फ सैलरीज, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। इसका मतलब है कि फिर वो चाहे नई रोड्स बनवाना हो, स्कूल बनाने हो, घर तक बिजली पहुंचानी हो, यूनिवर्सिटीज को फंड देना हो या फिर कुछ भी और करना हो जो सरकारें करती हैं, उसके लिए उनके पास सिर्फ रेवेन्यू का 40% हिस्सा ही बचता है। और ये तब है जब एनपीएस अभी लागू है। एनपीएस के बावजूद भी पिछले 12 सालों में, यानी कि 2010 से 2022 के बीच हमारा पेंशन बिल 34% बढ़ा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायर हो रहे हैं और साथ ही साथ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ रही है। कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े सुनिए। अभी हमारे देश में 60 से ज्यादा उम्र वाले लोगों की संख्या सिर्फ 16% है और तब ये हाल है। वहीं 2036 तक ये बढ़कर 23% हो जाएगी, लेकिन तब भी शायद हम इसे संभाल लेंगे। लेकिन 2050 में, यानी आज से सिर्फ 28 साल बाद, 60% लोगों की एज 60 के पार पहुंच जाएगी, यानी देश में कमाने वाले लोगों की संख्या 40% होगी। 40% लोग देश के 60% लोगों के खर्चे को मैनेज कर रहे होंगे, और उसमें भी अगर आप ओपीएस का भार अलग से जोड़ देंगे तो आपका वही हाल हो जाएगा जो टर्की और वेनेजुएला जैसे देशों में चल रहा है, जहां पर महंगाई 60 से 80% तक बढ़ गई है। जापान जैसा देश, जो कि हमसे कई ज्यादा गुना अमीर है, वो भी इस प्रॉब्लम से आज जूझ रहा है, और हम दूसरों से सीख लेने के बजाय देश में ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आनी चाहिए। इसमें अगर आपको और आंकड़ों की जरूरत है तो एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये भी है कि हमारे नॉर्थ के मुकाबले साउथ के एरियाज जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, यानी वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है और फर्टिलिटी रेट कम है। जबकि नॉर्थ की बात करें तो पूरी दुनिया में जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसका 5% हिस्सा सिर्फ नॉर्थ के 2 स्टेट्स यूपी और बिहार से आता है। अब सोचिए, यही बच्चे आज से कुछ सालों में बड़े होंगे और कमाने लगेंगे। तब जब इन पर टैक्स बढ़ेगा और इनके खर्चे बढ़ेंगे तो इनकी जिंदगी में बाकी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, पर साथ ही नॉर्थ और साउथ इंडिया बीच में कई सारी टेंशन्स भी पैदा हो सकती हैं। हमारे लिए राहत की सांस लेने वाली बात जो है वो ये है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर आज बात ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, और हम ये भी जानते हैं कि पॉलिटिशियंस कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते, तो शायद ओपीएस लागू ना हो। लेकिन अगर गलती से भी ये लागू हो गई तो जो परिणाम अभी आपको बताए हैं वो आने वाली जनरेशन जरूर देखेगी। खैर, इसे देश में एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये जरूर है कि एनपीएस को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2003 में लेकर आई थी, लेकिन इसे लागू 2005 में किया गया था जब यूपीए की सरकार थी। और अच्छी बात है कि इसे लागू किया गया है। अब दोबारा हमें ओपीएस पर नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि अभी तो सरकार इस बात से खुश हो सकती है कि कुछ समय के लिए उन्हें वो 14% नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब 50% सैलरी का बर्डन ऊपर से पड़ेगा तो उसे हमारी इकॉनमी नहीं झेल पाएगी। वो भी तब जब हमारे पास ऑलरेडी बाकी तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए कम फंडिंग है। बल्कि होना तो यूं चाहिए कि जिन रिटायर्ड लोगों को पेंशन की जरूरत नहीं है उन्हें खुद आगे आकर अपनी पेंशन छोड़ देनी चाहिए। खैर, ये तो थे इस मुद्दे पर कुछ तथ्य, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या एनपीएस को ही लागू रहने देना चाहिए या फिर आपके पास ओपीएस के लिए भी कुछ तर्क हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।